वेलकम इन सेकेंड वीडियो ऑफ सेल। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था सेल के बारे में, सेल थ्योरी के बारे में, और कुछ स्पेशल टाइप का सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके बारे में आज डिटेल हम पढ़ेंगे। सबसे पहले एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। सेल किस चीज़ से बना हुआ होता है? तो यहाँ देखते हैं, देर आर 4 मेन कंपोनेंट्स। फर्स्ट इज सेल वॉल, सेकेंड सेल मेम्ब्रेन, थर्ड साइटोप्लाज्म, एंड फोर्थ न्यूक्लियस। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ये 4 मेन कंपोनेंट्स है जिससे पूरा सेल का स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है। सबसे पहले हम देखेंगे सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल, it is outermost layer present only in plant cell. It is tough, hard and rigid semi-permeable membrane which protects the plant's inner portion. सेल वॉल जो होता है ये हार्ड टफ सबस्टांस होता है, सेमी परमिएबल नेचर का होता है। प्लांट का इंटरनल पोर्शन किसी भी रूप में इंजर्ड ना हो, इससे बचाने का काम करता है। सेल वॉल इज हैविंग 3 लेयर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, और ये तीनों लेयर का काम ये है कि प्लांट्स के इंटरनल स्ट्रक्चर को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। सेमी परमिएबल का मतलब होता है विच अलाउ ओनली सॉल्यूट सब्सटेंसेस, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। तो सेल वॉल क्या करेगा, केवल लिक्विड सब्सटेंसेस को ही अपने बॉडी के अंदर इंटर करने देगा और ये प्रोटेक्टिंग का काम करता है, प्लांट्स में पाया जाता है। दूसरा सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी भी एनिमल सेल का आउटर मोस्ट लेयर होता है और प्लांट सेल में सेकेंड आउटर मोस्ट लेयर होता है। ये रिजिड, टफ, इलास्टिक, फ्लेक्सिबल एंड परमिएबल नेचर का होता है। लेकिन ये रिजिड और टफ सेल वॉल की तरह नहीं होगा। जैसे हमारे बॉडी का स्किन, ये भी टफ है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये फ्लेक्सिबल नेचर का होता है, इलास्टिक नेचर का होता है। सेल वॉल में सेमी परमिएबल नेचर है और इसमें सेलेक्टिवली परमिएबल नेचर है। मतलब ये सेलेक्टेड पार्टिकल्स को ही, जैसे सॉल्यूट, लिक्विड एंड सॉलिड सब्सटेंस को ही अपने बॉडी में इंटर करने देगा। यह भी एक तरह का प्रोटेक्टिंग लेयर होता है किसी भी एनिमल सेल के अंदर। ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है, इंटरनल पोर्शन को इंजर्ड होने से बचाने का काम करता है। सेल मेम्ब्रेन में और भी हम देखेंगे, सेल मेम्ब्रेन का बनावट कुछ इस तरह का होता है। ये प्रोटीन का लेयर है, ऊपर वाले पोर्शन को एक्सट्रांसिक प्रोटीन बोलेंगे, नीचे वाले पोर्शन को इंट्रांसिक प्रोटीन बोलेंगे। इसको एक्सट्रांसिक बोलेंगे, एक्सट्रांसिक प्रोटीन, और नीचे वाले पोर्शन को इंट्रांसिक बोलेंगे। एक तरह का प्रोटीन का लेयर है। ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक बनावट है जो प्रोटीन और लिपिड के बाइलेयर स्ट्रक्चर से बना हुआ रहता है। ये स्ट्रक्चर प्रोटीन कहलाता है, ये स्ट्रक्चर प्रोटीन है, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर लिपिड है। तो प्रोटीन और लिपिड के बाइलेयर स्ट्रक्चर से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरी तरह से फॉर्म्ड रहता है। 1972 में सिंगर एंड निकोलसन ने फर्स्ट टाइम सेल मेम्ब्रेन का जो बनावट है इसको फ्लूइड मोजाइक मॉडल कहा था। 1972 में सिंगर एंड निकोलसन ने सेल मेम्ब्रेन का जो बनावट है इसको फ्लूइड मोजाइक मॉडल कहा था। नाइनटीन 1972 में सिंगर एंड निकोलसन ने सेल मेम्ब्रेन के बनावट को फ्लूइड मोजाइक मॉडल कहा था। ये प्रोटीन और लिपिड के बाइलेयर से बना हुआ रहता है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के रूप में ये फंक्शन करता है। तीसरा देखेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स पाया जाता है उसके अलावा जो खाली जगह होता है, सब जगह ये एक तरह का फ्लूइड के फॉर्म में, मैट्रिक्स सब्सटेंस के फॉर्म में साइटोप्लाज्म पाया जाता है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों मिलकर प्रोटोप्लाज्म का फॉर्मेशन करता है और प्रोटोप्लाज्म को लाइफ ऑफ अ सेल बोलते हैं।
तो ये प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म से मिलकर बना हुआ रहता है। साइटोप्लाज्म का काम ये है कि जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं सबके बीच में एक दूरी बना रहे, सबके बीच में उसका फंक्शनल एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लायक बनाया जा सके, तो साइटोप्लाज्म वहाँ फंक्शनल रोल एक्टिविटी प्ले करता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को किचन हाउस ऑफ अ सेल बोलते हैं। ये पूरे सेल ऑर्गेनेल्स के बीचों बीच में पाया जाता है। न्यूक्लियस का वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, लाइक हायर लेवल ऑर्गेनिजम्स में, ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स में, अदर एनिमल्स में, इंसेक्ट्स में। न्यूक्लियस को किचन हाउस ऑफ अ सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पूरे सेल ऑर्गेनेल्स को एक मोटाबोलिक एक्टिविटी परफॉर्म करके सबको एनर्जी प्रोवाइड करवाने का काम करता है, ताकि सारे ऑर्गेनेल्स हेल्दी रोल परफॉर्म कर सके। न्यूक्लियस के बीचों बीच न्यूक्लियोलस होता है, जहाँ कुछ जेनेटिक मटेरियल्स का प्रेजेंटेशन होता है, आरएनए, डीएनए, क्रोमोजोम्स के फॉर्म में, और ये सारा एक मेन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हेरिडिटी और जेनेटिक्स के फॉर्म में। तो ये था स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल थ्रू विच सेल इज मेड अप ऑफ, दैट इज सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अब हम पारी पारी से सारे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में देखेंगे, सबका रोल एंड फंक्शन क्या है। तो पहला सेल ऑर्गेनेल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने बताया था ये ट्यूबुलर नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, और ये पूरे सेल के इंटरनल पोर्शन में कुछ एम्बेडेड रहता है, इस तरह से नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर की तरह। मेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन ये है कि ये किसी भी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स के पास, ताकि वो सेल ऑर्गेनेल स्पेशल टाइप का अपना परफॉर्मेंस शो कर सके। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क की तरह एम्बेडेड स्ट्रक्चर होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर मैंने बताया था कल, राइबोसोम्स का प्रेजेंटेशन होता है। अगर राइबोसोम का प्रेजेंटेशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर हुआ तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम का प्रेजेंटेशन होना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाएगा। अगर राइबोसोम अब्सेंट है इस जगह पे तो इस पोर्शन को बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम का मेन फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस कराना, और प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर रहकर ही करता है। सेकेंड देखते हैं राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम बहुत ही छोटा दानेदार टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जो सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले सेल ऑर्गेनेल्स के ऊपर एम्बेडेड रहता है, स्कैटर्ड रहता है। राइबोसोम का मेन काम है प्रोटीन का सिंथेसिस कराना, और ये प्रोटीन का सिंथेसिस करके दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स को मदद करता है, उस एक तरह से एनर्जी प्रोवाइड करवाने का काम करता है। तो राइबोसोम बहुत ही छोटा सा पार्टिकल है। राइबोसोम को दो पार्ट में बांटते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर राइबोसोम का जो शेप है ये 70S के फॉर्म में रहता है, और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये 80S के फॉर्म में रहता है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर। S इज सेप्टबर्ग यूनिट थ्रू विच वी मेजर द साइज ऑफ अ राइबोसोम। S इज सेप्टबर्ग यूनिट थ्रू विच वी मेजर द साइज ऑफ अ राइबोसोम। तीसरा हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ अ सेल बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का बनावट कुछ इस तरह से रहता है, इसमें इस तरह से ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आता है। इस पोर्शन को सिस्टर्नी बोलते हैं। सिस्टर्नी, ये सिस्टर्नी क्या करता है, ये ऑक्सीजन को ऑब्टेन करके एटीपी का फॉर्मेशन कराता है। मेन यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन होता है। एटीपी को बोलते हैं
एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसको एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल बोलते हैं। हमारे बॉडी में जब ग्लूकोज पूरी तरह से बॉडी के थ्रू ऑब्जर्व कर लिया जाता है तो ये एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी एनर्जी का यहाँ फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया इज अ साइट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन, जो रिस्पायरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का प्रेजेंटेशन हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, खासकर जितने भी हायर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं सब में होता है। नेक्स्ट देखेंगे गोल्जी बॉडीज़ के बारे में। गोल्जी बॉडीज़ को गोल्जी एपरेटस भी बोलते हैं। गोल्जी बॉडीज़ का भी बनावट लगभग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह ही होता है। गोल्जी बॉडी को एनिमल सेल में डिक्टियोजोम्स बोलते हैं। प्लांट सेल में गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस बोलेंगे, एनिमल सेल के केस में इसको डिक्टियोजोम्स बोलेंगे। कैमिलो गोल्जी नाम के साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम गोल्जी बॉडीज़ का डिस्कवर किया था एक ब्लाइंड आउल के आई में। और गोल्जी बॉडी जो है ये भी एक नेटवर्क लाइक डिस्क सेपरेट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह ये भी अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। स्पेसिफिक टाइप का एंजाइम का प्रेजेंटेशन होता है इसके अंदर, और ये जितने भी अननेसेसरी एक्सक्रीटेड पार्ट होता है उसको ये बाहर निकालने का काम करता है गोल्जी बॉडी। माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कवर एल्टमैन ने किया था और इसके टर्म को बेंडा ने दिया था। राइबोसोम का डिस्कवर पैलेड ने किया था, पैलेड साइंटिस्ट का नाम है, पैलेड ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कवर एल्टमैन ने किया था और बेंडा ने इसको नाम दिया था। और सीडी ड्यूब ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डिस्कवर किया था। गोल्जी बॉडीज़ को कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था। इसके बाद हम देखेंगे पांचवा लाइसोजोम। लाइसोजोम को डी वेराइज ने डिस्कवर किया था। डी वेराइज ने डिस्कवर किया था। लाइसोजोम भी एक छोटा सा पार्टिकल होता है राइबोसोम की तरह। लाइसोजोम में एक खास तरह का एंजाइम होता है और इस एंजाइम का ये फंक्शन है कि जितने भी डिस्ट्रॉइंग सेल होता है उसको ये ईट कर जाता है। इसलिए लाइसोजोम को ग्रेवयार्ड ऑफ अ सेल या सुसाइडल बैग ऑफ अ सेल बोलते हैं। लाइसोजोम को ग्रेवयार्ड ऑफ अ सेल या सुसाइडल बैग ऑफ अ सेल बोलेंगे, यानी आत्महत्या की थैली इसको कहते हैं। जितने भी अनवांटेड डिस्ट्रॉयड पार्ट होता है सबको ये डिजल्व करके ईट कर जाता है, ख़त्म कर देता है, इसलिए इसको सुसाइडल बैग ऑफ अ सेल बोलते हैं। छठा में प्लास्टिड। प्लास्टिड ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। प्लास्टिड एक तरह का सब्सटेंस है जो दो पार्ट में पाया जाएगा, लाइकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, लाइकोप्लास्ट में वाइट सब्सटेंस होता है या कलरलेस होता है। क्रोमोप्लास्ट जो होता है ये कलर पिगमेंट होता है, ये कलर पिगमेंट होता है। क्रोमोप्लास्ट में ही ग्रीन कलर पिगमेंट के रूप में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसके अंदर क्लोरोफिल का प्रेजेंटेशन होता है, और ये क्लोरोफिल प्लांट में एक नेसेसरी सब्सटेंस के रूप में होता है जो फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। क्रोमोप्लास्ट एक कलर पिगमेंटेड सब्सटेंस है, प्लास्टिड का टाइप है ये, और क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इसी क्लोरोप्लास्ट में कलर्ड पिगमेंट के रूप में क्लोरोफिल पाया जाता है। इस क्लोरोफिल में का काम है फोटोसिंथेसिस कराना प्लांट्स में, एक तरह का रॉ मटेरियल है क्लोरोफिल। लाइकोप्लास्ट ये वाइट कलर या कलरलेस सब्सटेंस होता है, ये नॉन फंक्शनल होता है। सातवां है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के इनर साइड में न्यूक्लियोलस का प्रेजेंटेशन होता है, और ये न्यूक्लियोलस
का मेन काम है जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करके रखना। यहाँ जेनेटिक मटेरियल जो रहता है ये डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड, क्रोमोजोम्स एंड क्रोमेटिन फाइबर्स को कंटेन करके ये रखता है। तो ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स, प्लास्टिड, न्यूक्लियोलस, ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स का एक अपना फंक्शनल एक्टिविटी परफॉर्म करता है सेल के अंदर। और उधर हमने पढ़ा 4 तरह का कंपोनेंट होता है, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के फॉर्म में। न्यूक्लियस का डिस्कवर रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, न्यूक्लियस का भी डिस्कवर रॉबर्ट ब्राउन ने ही किया था। न्यूक्लियस के अंदर ये पाया जाता है। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, जो किसी भी लिविंग सेल के, खासकर यूकैरियोटिक सेल वाले और हायर लेवल के ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाता है। अगले वीडियो में हम सेकेंड चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू।